ओके। चैप्टर 10 है हमारा ये, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड करा है, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है ना। तो जो लाइट है, जब मान लो ये अगर मीडियम है हमारा, ये मेरा कोई प्लेन है, इस तक ऐसे जाती है और फिर इससे टक्कर खाने के बाद क्या है, वापस आ जाती है, इधर से गई और इधर वापस आ गई। तो ऐसी चीज़ को तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट जा रही है जिस मीडियम से, मान लो एयर, ये मीडियम है तो एयर से जा रही है और एयर में वापस आ जाएगी, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमारा लेट से ऐसा है और यहाँ से क्या है कि ये लाइट ऐसे जा रही है इस सरफेस पे, है ना, शीशा टाइप का है, जैसे कुछ शीशे होते हैं जो जिसमें आप चेहरे अपने देख सकते हो, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है डायरेक्टली। कुछ शीशे ऐसे होते हैं कि बाहर से धूप अंदर वगैरह ना आए, इस कारण से उसे लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ तो आती ही है, तो उससे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये क्या करती हैं लाइट जो है, वो ऐसे दूसरे मीडियम में जब जानती है तो हो सकता है कि इनको एक्चुअली जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन उससे हो सकता है थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं, है ना, या थोड़ा सा ना दूर चली जाती हैं, तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन को, मतलब ये लाइट आई और ये फायर्स इन कर गई इसमें, तो ऐसे को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन में हमारे पास रिफ्लेक्शन था, तो इसमें ये पहली चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है आपका कि रिफ्लेक्शन जो है उसका क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि दो लॉज हैं, है ना। तो दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल है, यहाँ नॉर्मल से हम इसे करते हैं, है ना। तो ये अगर एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा, है ना। तो ये आपका गया है और ये आपका ऐसे ना चला गया। तो ये कह रहा है कि जो एंगल हो ये होगा, वही एंगल ये होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, तो दोनों इक्वल होंगे। और दूसरी बात कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, इसे आई से दे रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन रे है, और ये क्या है आपका नॉर्मल। तो ये तीनों ही एक ही प्लेन में आएंगे, सिर्फ एक प्लेन में आएंगे। ये दो लॉ हैं और ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लॉ के ये दो पॉइंट्स हैं और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगली बात कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो दो तरह के मिरर्स हम जनरली देखेंगे, देखते हैं। एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है, जैसे ये सारे प्लेन मिरर जिसमें आप अपने चेहरे वगैरह देखते हो, शीशे वगैरह होते हैं जनरली घरों पे, वो प्लेन मिरर है। उसमें जैसी लाइट आती है वैसी लाइट चली जाती है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि आपका इस तरह का हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसमें दो तरह के मिरर आएंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये दो तरह के मिरर हम इसमें देखेंगे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देखो ये क्या है कि ये ब्लैक वाली साइड है, यानी इसी साइड में आपकी लाइट पड़ेगी, लाइट जो आ रही इसी साइड में पड़ेगी, फिर कुछ रिफ्लेक्ट होगी, है ना, रिफ्लेक्ट ही होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्या है, मिरर है। इस साइड में उसकी हमने कोटिंग कर रखी है, इसलिए कोटिंग कर रखी है ताकि ये लाइट आगे ना जा पाए, पीछे आ जाए। और इसमें ऐसा होगा कि कुछ ऐसे लाइट अगर आएगी, है ना, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार नहीं जाएगी इसकी, है ना। तो ये हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के मिरर्स होते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो इसमें हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के हम देखेंगे कि किस किस तरीके की इमेजेस बनती हैं। उससे पहले इनके कुछ देख लेते हैं कि कैसे पैटर्न्स ये फॉलो करते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो अगर लाइट ऐसे बहुत ही दूर से इनफाइनाइट से इस तरीके से करके ना पैरेलल लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस जैसे ही कॉनकेव मिरर पे पड़ेंगी तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होकर के एक फोकस पे ये इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, एक फोकस पे ये क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। तो उसको हमने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक का जिस पॉइंट पे इकट्ठा होंगे उसे कहेंगे हम फोकस। तो अगर डिफिनेशन आता है फोकस किसे कहते हैं, तो फोकस इज द पॉइंट एट विच ऑल द पैरेलल लाइंस आर कन्वर्जिंग, है ना, और मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसे हम फोकस कहेंगे। अब देखो फोकस है और इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से रिप्रेजेंट करा है। इन दोनों में रिलेशन होता है। सी मतलब एक तरीके से होता है कि जैसे स्फेरिकल मिरर हमने माना है, तो ये बहुत बड़ा सा कुछ ऐसे कोई स्फेयर रहा होगा और उसके हमने एक पार्ट को यहाँ से काटा हुआ है, तो जो ये स्फेयर रहा होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना रहा होगा, तो इसी सी को आर भी कहते हैं। यानी इस सी और आर में, ये एफ में ये रिलेशन है कि सी जो होता है वो 2 टाइम्स एफ होता है। इसे पढ़ते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसका नाम सी है। तो ये 2f पे आकर के इकट्ठी होती है। ये कॉनकेव मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में होता है कि ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो ये क्या करती हैं कि इन्हें डाइवर्ज कर देती है। इस तरह के मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं उनको एक जगह पे कन्वर्ज कर दे रही है। इस तरह के मिरर्स को कहते हैं हम डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं उनको क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर दे रहा है, मतलब ये इकट्ठा नहीं कर रहा है एक जगह पे,
डाइवर्ज कर दे रहा है। लेकिन अगर यही लाइन जो डाइवर्ज हो रही है इनको हम पीछे की तरफ मिलाएं तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ये इकट्ठी हो जा रही है, तो इसे हम कहते हैं क्या, फोकस। तो अगेन यहाँ पे एक फोकस है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स की बातें हो गई, ये दो मिरर की हमारे पास बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे पूरे चैप्टर में, बस यही है इमेज फॉर्मेशन हम स्फेरिकल मिरर में देखेंगे, फिर लेंसेज में देखेंगे। तो पहले इमेज फॉर्मेशन देते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, जिसमें हमारे पास ये एक चार्ट आता है जिसको आप अपने चार्ट में अपने माइंड में बिठा लेना। इसका एक एक करके हम डायग्राम भी देखेंगे। ये दिखाता है कि जैसे आप समझो कि आपका, अगर ये आपका मिरर है ना, तो इस मिरर पे देखो कहाँ कहाँ कंडीशंस बन सकती है, उसको मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। एक कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे आपका मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो। इसके पहले क्या क्या है, इसके पहले एक एफ आएगा, एक आपका आएगा 2F, 2F वही जो सी जिसे कह रहे थे है ना, इसी को हम सी भी कह रहे थे। तो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हो, पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हो, यानी बियॉन्ड 2F, पहली कंडीशन। तो ये पहली हो गई है ना, और यही यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे इतनी जगहों पे कि कहाँ कहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप कहाँ कहाँ रख सकते हो, है ना। तो बोल रहा है एट इन्फिनिटी। तो पहली बात है कि भाई तुम तो बहुत ही दूर रख दो, जैसे सन है, सन का आप बनाओ। तो पहली चीज़ तो ये है। तो उस सन से जो लाइट आ रही है उनको हम मानेंगे पैरेलल लाइंस। और अभी हमने देखा है कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कहाँ इकट्ठा होती हैं, फोकस पे। तो इन्होंने बता दिया कि फोकस पे इकट्ठी होंगी। दूसरी चीज़ उसको थोड़ा सा पास लाओ, तो दूसरा कहाँ बना सकते हो, सी के जस्ट पीछे। तो ये दूसरी जगह उन्होंने बनाया। तीसरा कहाँ बना सकते हो सकता है आपने सी पे ही रख दिया, तो सी पे कर दिया। चौथा कहाँ बना सकते हो, सी और एफ के बीच में रख सकते हो, है ना, तो वहाँ रख दिया। पांचवा यहाँ कहाँ रख सकते हो, तो एफ पे ही डायरेक्टली रख सकते हो, तो पांचवा यहाँ रख दिया। और छठा कहाँ रख सकते हो, इसके और इसके, तो इसको हम पी कहते हैं, पोल। तो इन दोनों के बीच में रखो, तो यहाँ रख सकते हो। तो ये कुछ इतने पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। इन किन जगह पे कहाँ कहाँ इमेज मिलेगा, तो इसका तो हमें पहले से पता है कि यह फोकस पे मिलेगा, है ना। बियॉन्ड सी आप रखोगे तो तुम्हें मैं ट्रिक ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे से पास आता जाएगा, जैसे हमने ये कंडीशन देखी, ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे जैसे पास आता जाएगा, जैसे जब सी से पहले ऑब्जेक्ट था तो इमेज एफ और डी के बीच में बनेगा, ऐसा समझते हुए चलो। जब 2F पे है तो आपका इमेज थोड़ा सा और पहले आ जाएगा और यहाँ का ही बन जाएगा, है ना, मतलब 2F पे ही बन जाएगा। जब 2F के आगे चला गया तो ये इसके पीछे बनेगा। जब ये फोकस पे चला गया तो एकदम पीछे, मतलब एकदम इन्फानाइट पे बन जाएगा। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पास आती जाएगी, इमेज की आपकी दूर होती जाएगी। वही कंडीशन यहाँ पे है, देखो जब ऑब्जेक्ट आपका एफ पे है ना, तो इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, इस पे है। जब बियॉन्ड सी एंड एफ है आपका ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ है आपका, कहाँ है, बियॉन्ड सी है, यानी कि इस वाले पे है। और जब सी पे है तो सी पे है। तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये चार्ट अपने आप को ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेम इसी इसी चार्ट के अकॉर्डिंग से सारी चीज़ें बनेंगी। जब आपका एफ पे है तो ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी बनेगा आपका। और जब सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसी पे बनेगा। यही कंडीशन है और यही आपके इतने सारे इमेजेस में दिखा रहा है। जैसे पहला इमेज दिखा रहा है, इन्फानाइट से कोई आएगा तो वो फोकस से पास होगा। ये तो आपके रे के रिप्रेजेंटेशन हैं। रे के रिप्रेजेंटेशन में आपका ये दिखा रहा है कि अगर कोई भी रे है जो किसी भी मिरर पे अगर पैरेलल पड़ेगी तो वो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी बात कह रहा है कि अगर ऐसे ऐसे पैरेलल अगर वो फोकस पे ही आ रही है तो पैरेलल जाएगी। पहले बात में था कि अगर वो पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जाएगी। दूसरी बात में है कि अगर वो फोकस पे आ रही है तो पैरेलल पे जाएगी। और तीसरी बात है कि अगर डायरेक्टली सी पे आ रही है तो सी से वापस निकल जाएगी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए। यही तीन मेथड हमें यूज करना है। चौथा भी इन्होंने दे रखा है कि अगर वो इन तीनों में से किसी पे नहीं पड़ी, डायरेक्टली पोल पे पड़ रही है, तो इक्वल एंगल बना करके वो वापस चली जाएगी। इस बात को वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही इस बात को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉनकेव का, जो अभी हमने देखा था डायग्राम्स अभी अभी वही बना रहे हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अगर सी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमारा बन रहा है किस पे, सी पे ही बन रहा है। एफ पे अगर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो इमेज हमारी किस पे बन रही है, देखो इन्फिनिटी पे बन रही है। यही सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ होता है। तो ये हमारा हमने देखा कि कॉनकेव मिरर जनरली
सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, और व्हीकल के हेडलाइट्स वगैरह में हम जनरली इसे यूज़ किया करते हैं फ्रिक्वेंटली। ये आपका कॉनकेव मिरर का यूज़ हो गया है ना। और कॉन्वेक्स मिरर का भी हम अभी आगे आएगा, इमेज फॉर्मेशन के बाद कॉन्वेक्स मिरर किस तरफ यूज़ करते हैं। इमेज फॉर्मेशन अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो सिर्फ यहाँ पे ये दो केसेस ही हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एक और ये दो केस है, और यही दोनों केसेस आती हैं, है ना। तो अगर इन्फानाइट पे है तो एफ पे बना रहा है, और यहाँ किसी एक पॉइंट पे है तो वो एफ के पहले बना देगा, है ना। तो ये दोनों केसेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही दो केसेस एग्जाम में आपके आती हैं, जिसका आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से ये बनती है इमेजेस। इनका अगर हम देखें कि यूजेस कहाँ पे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, तो हमने देखा कि इनका यूज होता है, आर कॉमनली यूज एज अ रियर व्यू इन मिरर्स इन व्हीकल्स। जो कारों में व्हीकल्स वगैरह रहती हैं उसमें पीछे पीछे का व्यू देखने के लिए ये यूज होता है। ऐसा इसलिए यूज होता है क्योंकि पीछे कई सारी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा साइज है, उसको छोटे में करके हमें देखना है, तो इस कारण से कॉन्वेक्स का इसमें हमने यूज करना होता है। ये इसका फेमस यूज है, किस जगह पे इसे यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साइन कन्वेंशन में सिंपली आपको यही देखना है, मान लिया हमने अगर एक तरीके का ऐसा इमेज बनाया, ऐसा अगर आप देखो कि अगर आपका ये आपकी एक्सिस है, और लेट्स से कि आपका यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर, कोई सा भी मिरर ले सकते हो, तो आपने मान लीजिए कॉनकेव मिरर लिया, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और लेट्स से यहाँ पे आपका ऐसे इमेज बन रखा है। तो जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे लाइट हमेशा इस तरफ जाती है, अगर लाइट के डायरेक्शन में हमें जा करके पोल से, अगर लाइट के डायरेक्शन में जा करके हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और उल्टे डायरेक्शन में आनी तो नेगेटिव लेंगे। जैसे ये पोल है हमारा, इस v को कैलकुलेट करने के लिए हमें वापस आना है, वापस आना है तो ये डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर रहती तो इसे हम लेते हैं v की डिस्टेंस कितनी है, -5 लेते हैं, क्योंकि हमें उल्टा आना पड़ रहा है। अगर हमेशा आप पोल से लेफ्ट में आओगे तो ये मान के चलो कि आपको नेगेटिव लेना है, पोल से राइट में जाओगे तो आप उसे पॉजिटिव लोगे, इतना ही समझो आप। इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो ये अगर 3 होती तो u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो -3 हो जाती। अब दूसरा, अगर इमेज आपका ऊपर की तरफ बना हुआ है तो हाइट आप कैसी लोगे, पॉजिटिव लोगे। h रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज कैसी है, उल्टी है, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशंस, ये आपके साइन कन्वेंशंस हैं, किस तरीके से आप साइन कन्वेंशंस किया करोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास इन सब को लेकर के एक आता है मिरर फॉर्मूला, जो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूले को कहते हैं मिरर फॉर्मूला, एंड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये एग्जाम्स में जनरली आया करता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सी, मैग्निफिकेशन अगर जनरली आप देखो तो आपका ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा था, लेकिन अगर आपका इमेज इतनी बड़ी बन गई तो आप कहोगे ये मैग्नीफाई हो गई है। और मैग्निफिकेशन आप निकालोगे कैसे, तो मान लो इसकी इमेज h है और इसकी इमेज h डैश है, तो इसको आप निकाल सकते हो h डैश बाई h से, यानी h के कंपैरिजन में h डैश कितना बड़ा हुआ है, इससे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। और इसी को दूसरी तरीके से -v/u लिख सकते हैं हम। अच्छा, यही सारी चीज़ें जो हैं अभी आप जब लेंस पढ़ोगे तो उसमें रिपीट होंगी। जैसे जब लेंस पढ़ोगे तो लेंस में फॉर्मूला यहाँ पे बस लेंस में जहाँ जहाँ आपके पास u है उसको तुम्हें रिप्लेस कर देना है -u से, तुम्हारे फॉर्मूलेज अपने आप बनते जाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/v - 1/u, और यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। बस ये डिफरेंसेस वहाँ पे आपके आने वाले हैं। तो ये हमने मैग्निफिकेशन देख लिया कि किस किस तरीके से कैलकुलेट किया करते हैं। इस पे आपको बड़े ही अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप हमेशा ही हर क्वेश्चन में क्या किया करना, गिवन तो पहले लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया करना। तो गिवन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, देखो निगेटिव लिया, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ही निगेटिव होती है क्योंकि हमें इधर ही ऑब्जेक्ट रखना होता है किसी चीज़ से। इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है और हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है। तो आपके पास अगर u आ गया, अगर आपके पास r आ गया, तो r से आप f कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि r और f में क्या है, r = ट्वाइस ऑफ f होता है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दोगे 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला लगाते ही f और आपको क्या पता है, u पता है, तो आप v यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तो v आपको कैलकुलेट हो जाएगा। v आपका कितना आ जाएगा, इतनी आ गई। और इसके हेल्प से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है,
माइनस वी बाई यू होता है इक्वल टू एच डैश बाई एच बी होता है। आपको क्या है, एच डैश निकालना है और एच आपको क्वेश्चन में पता है कितनी वैल्यू है, और माइनस वी में वी भी आपको पता चल चुका है, यू भी पता चल चुका है, ये सारी वैल्यूज आपको पता चल चुकी हैं, सिर्फ एच डैश निकालना है, आप यहाँ से एच डैश कैलकुलेट कर लोगे। अब अगली बात जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या देना हमें, अगर एच डैश आपका कैसा आया है, प्लस ऐसी वैल्यू आई है, तो अगर एच डैश की वैल्यू आती है आपकी पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव आपका क्या दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है कि वो अबव द प्लेन बना है, मतलब ऐसे ऐसे रखा होगा, तो इमेज जो है वो भी ऐसे ऊपर ही बनी है, ऐसा नीचे की तरफ ऐसी नहीं बनी है, ये ऊपर की तरफ भी बनी है, ऐसा दिखाता है। यानी कि इसका पॉजिटिव का मतलब है कि जो इमेज है वो है इरेक्ट, इस चीज को कहते हैं इरेक्ट, है ना, दो होता है, एक इरेक्ट होता है और एक इन्वर्ट होता है ना, इन्वर्ट मतलब उल्टा, तो ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है, पहली बात ये मिल गई। निगेटिव आती तो हम कहते थे कि ये इन्वर्ट है, लेकिन इसमें कैसा पॉजिटिव है। दूसरी बात यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर ये h की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, तो हम कहेंगे कि इमेज छोटी बनी है, डिमिनिश्ड इसे कहेंगे, कि मतलब एक्चुअल अगर ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा था तो इमेज आपकी कुछ इतनी ही बड़ी बनी है, और लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसे आप कहोगे कैसे, इनलार्ज वैल्यू है, तो ये वैल्यू कैसी है आपकी, इनलार्ज है। इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट किया करते हो। यहाँ तक आपको बातें क्लियर है, ये मैंने बहुत ही प्रिसाइज में बताया क्योंकि ये आपको पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लेट मी नो द नेचर ऑफ इमेज, ये क्वेश्चन आपके आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो मैं होप करता हूँ कि ये 10.2 आप अपने तरफ के से सॉल्व करोगे, अगेन इसी पैटर्न पे होगा, और ये आगे के भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म होता है आपके चैप्टर का। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बात करता है। रिफ्रैक्शन क्या होती है ये मैंने आपको अर्लियर बता दिया है। रिफ्रैक्शन में जनरली क्या होता है कि आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे कोई चीज़ जाती है। मान लिया कि आपका अगर ये इस तरीके से ग्लास स्लैब है, तो अगर आपकी कोई चीज़ आएगी इससे टक्कर खाएगी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये ऐसे जानी चाहिए थी इसे पायस करके, लेकिन कुछ इस तरीके से ना, कुछ ऐसे चली जाएगी। यानी कि ये मीडियम 1 है, N1 मान लिया इसे, ये N2 है, मान लिया आपका ये एयर है और ये आपका ग्लास है, तो ग्लास में दूसरे मीडियम में ये एंटर करती है, बस डिफरेंस ये होता है इसमें रिफ्रैक्शन में। अच्छा, अब इसका एक इमेज आपको यहाँ बना दिया गया है, ये ग्लास स्लैब का है। ग्लास स्लैब की चीज़ें आती हैं एक तरीके से, यहाँ क्या है कि लाइट आपकी एंटर करी, एंटर करने के बाद इसको हम कहेंगे इंसिडेंस एंगल, ये है रिफ्रैक्टेड, इस एंगल को कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड, तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, राइट। तो रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ बनती है, फिर उसके बाद से इस सरफेस पे फिर से आकर के टक्कर खाती है और फिर ये निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देखने वाली बात है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहाँ पे आप देखोगे तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल रहेगी, यानी ये दोनों लाइंस जो हैं वो हमेशा ही कैसी रहेंगी, ये आपकी पैरेलल रहेंगी, है ना। तो ये लाइंस आपकी हमेशा कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। यानी अगर हम इस पे एक और मीडियम भी अगर हम ऐसे करके लगा देते हैं, अभी भी ये लाइट अगर निकलती ना, तो रिफ्लेक्ट जितना भी होती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से निकलती वो इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल ही होती है ना। तो इस तरह के शिफ्ट को एक नाम देते हैं, इसको नोट करने वाली चीज है, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल मतलब होता है साइड में, है ना, तो साइड बाय साइड, साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, तो इसे कहते हैं हम लेटरल शिफ्ट। ये आपके ग्लास स्लैब में देखी जाती है और ये आप एक्सपेरिमेंट भी आपको करने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन का लॉ, उस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आता है किसका, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आती है। इसमें दो बातें क्या आती हैं, उसमें भी दो बातें थी, इसमें भी दो बातें हैं। इसमें पहली बात नियरली सेम ही है, पहली बात कहती है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों ही तीनों किसमें होंगी, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये तीनों ही सेम प्लेन, देखो ये एक प्लेन है, इसी प्लेन पे आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, तो तीनों ही एक प्लेन पे आती हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी बात कहती है आपसे कि जो आपका साइन आई होता है ओवर का साइन आर होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है। यानी ये आपका इंसिडेंस एंगल मान लिया आपने, और ये आपका आपने रिफ्रैक्टेड एंगल मान लिया। तो मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका कुछ है ना 60 डिग्री है, तो साइन आई ओवर का साइन आर जो निकलेगा वो आपका हमेशा ही कांस्टेंट निकलेगा। ये वैल्यू जो है वो हमेशा ही आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और इस लॉ को कहते हैं हम स्नेल्स लॉ। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है,
यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जनरली देखो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपका N21 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस तरीके से आप इसको लिखा करते हो। तो ये होता है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और अगर N12 लिखा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना। तो कैलकुलेट हम 1 का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 2 में। तो N21 को आप क्या लिख सकते हो, अगर N21 है तो इसको लिख सकते हो N2 ओवर का N1, ठीक है। और स्पीड के फॉर्मेट में इसे लिख सकते हो V1 ओवर का V2, और ये हो जाएगा V2 ओवर का V1। यानी V वेलोसिटीज जो होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं। अगर आप N12 लिख रहे हो तो ये हो जाएगा आपका V1 ओवर का V2। अब देखो ये V1 और V2 है क्या। मान लो एयर से कोई लाइट आ रही है और वो एक ग्लास स्लैब था, जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में डाइनिंग टेबल हो, वो किसका हो, कांच का हो, ग्लास का हो, तो कुछ लाइट एयर से आएगी और वो कांच के अंदर चली जाएगी। तो मीडियम ए है आपका एयर, मीडियम 2 है आपका ग्लास। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ और रहेगी, उसे हम V1 देंगे, कहेंगे नाम। और यहाँ पे कुछ और हो जाएगी, उसे V2 कहेंगे। तो बाद में जिसमें जाती है अक्सर उसे 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उनके इनके बीच में एक रिलेशन रहेगा। तो ये आपके इस पर ही डिपेंड करेगा कि N2 ओवर का N1 जो होगा वो V1 ओवर का V2 के इक्वल होगा। यानी कि N इंटू N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ऐसा कुछ आपका फॉर्मूला चलेगा। या N क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ही होती हैं अलग अलग मीडियम की। आपके माइंड में चल रहा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग होती हैं, जो उनके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। कितना डेंस पैकिंग है, इन सारी चीज़ों से वो निर्धारित होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास ये दिख रहा है, जितना ज़्यादा डेंस पैक होंगी उतना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, हाई होगा। जैसे अगर आप एयर में कंपेयर करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 होता है। लेकिन अगर आइस में देखें आप तो 1.31 हो जाता है, और वाटर में देखें तो 1.33 हो जाता है। तो एयर से ज़्यादा डेंस पैक है वाटर। तो जो जितना डेंस पैक होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा होती है। आपको बस वाटर और एयर में ही जनरली हमेशा कंपैरिजन करने के लिए पूछेगा। बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो कभी ग्लास का पूछ लेता है। आगे पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। जो अभी हमने उसमें रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं हम। अगेन यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दो तरह के लेंसेज मिलेंगे हमें, जिनका नाम उसमें भी हमने देखा था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इस तरह जो जो वहाँ पे प्रॉपर्टी हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ी थी, वही वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, जो जो वहाँ हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की बात आ गई। कॉन्वेक्स लेंस में प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कॉनकेव मिरर को हम वहाँ करते थे, कहते थे कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो कन्वर्ज करता था। ऐसे करके आपका रहता था, तो यहाँ से आपकी लाइट्स आती थी तो ये क्या कर देता था, फोकस पे कन्वर्ट कर देता था। और यहाँ पे वो काम ये लेंस कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस एक फोकस पे ये क्या कर रहा है, इसे इकट्ठा कर दे रहा है। तो इसलिए इसे हम कह रहे हैं कैसी, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपका, एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस को आप कहते हो डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं उनको ये क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। तो इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। मतलब एक्चुअली ये लाइट्स मिल नहीं रही हैं, इसलिए इसे वर्चुअल कहते हैं। और इसका फोकस जो होता है उसे हम कहते हैं कि ये रियल फोकस है। मतलब एक्चुअली ये लाइन कहीं ना कहीं जा करके हमें मिलेंगे। अब इसके आगे उसमें हमने क्या देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि ये लाइट का इमेज फॉर्मेशंस कैसे हो रहे थे लेंसेज वगैरह की, जिसमें अगेन हमने उसमें चार्ट देखा था, और चार्ट में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग पोजीशंस पे हमने प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे भी अलग अलग पोजीशंस हैं प्लेस करने की, और यही यही कंडीशंस ही हैं कि यहाँ यहाँ प्लेस कर सकते हो। मान लो आपका ये लेंस हो गया, यहाँ पे आपका इसका एक फोकस होता है, और ये हमने यहाँ पे माना था यहाँ 2f होता है ना। तो या तो आप कहाँ रखो, पहला तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख सकते हो, दूसरा पास में लेते आओ यानी 2f के पीछे रख सकते हो तो बियॉन्ड 2f, तीसरा 2f पे ही रख दो, चौथा 2f और f के बीच में रख दो, पांचवा f पे ही रख दो, और छठवां f और p के बीच में रख दो। तो इनके बीच में, तो ये इन जगहों पे है ना, इतनी जगह है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। और फिर वही बात कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आएंगे ये दूर बनते जाए, मतलब इनके इमेजेस इधर बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम f1 कहते हैं, और इस पॉइंट को हम f2 कहते हैं। तो ये अलग अलग इमेजेस अलग अलग पॉइंट पे आपके पास होंगे। तो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं कि किस किस जगह पे हमारे इमेजेस, ऑब्जेक्ट रखने पे इमेजेस बनते हैं। इनका हम अभी फॉर्मेशंस देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है।
तो सबसे पहला जैसा उसमें हमने देखा था कि अलग अलग जगह से लाइट आएगी, कहाँ कहाँ बनेगा। तो जब भी आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी आपके फोकस से वो होकर के पास होंगी। ये पहली चीज हमने कॉनकेव मिरर में भी देखी थी। दूसरी चीज क्या देखी थी, अगर फोकस से ही लाइट होकर के आए तो पैरेलल होके पास होगी। तीसरी चीज हमने देखी थी कि फोकस वगैरह पे कुछ ना है, वो डायरेक्टली पोल पे आ जाए तो अनडेविएटेड इस कंडीशन पे पास होगी। ये तीन चीजें वहां पे भी हमने देखी थी। अब ये 6 केसेस अभी जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि किन किन जगहों पे, जैसे मैंने अभी बताया था, पहला इन्फिनिटी पे रख सकते थे, दूसरा हम 2f के पीछे रख सकते थे, तीसरा हम 2f पे रख सकते थे, चौथा 2f और f के बीच में रख सकते थे, पांचवा हम f पे ही रख सकते थे, और छठा f और o के बीच में हम रख सकते थे। ये हमारे 6 कंडीशंस थे कहाँ कहाँ हम रख सकते थे। इनका अलग अलग इसने क्या करा है, इमेजेस बना दिया है। किसी एक इमेज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि अगर वो आपका एग्जैक्टली इस जगह पे है और यहाँ पे क्या है आपका, कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनाने के लिए हमेशा पहले आप एक पैरेलल लाइन दोगे इसको। पैरेलल लाइन आपके फोकस से होता हुआ पास होगा और ये कुछ इस तरीके से चला गया। और दूसरी लाइन आप हमेशा हमेशा दोगे आप सी से पास, सॉरी पोल से पास होगा और ये अनडिफ्लेक्टेड सा पास हो गया। जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उसी पे हमने इमेज बना देना है, और जनरली इसका उल्टा ही इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक बार ऐसा होता है कि आपका इमेज जो होता है वो स्ट्रेट बनता है, और यही आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यही तो होता है, यही क्वेश्चन आपका जनरली आता है, हर बार यही चीज़ पूछी जाती है, क्योंकि ये स्पेशल एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है और सेम डायरेक्शन में आपका बनता है। प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है कि इरेक्ट बनता है क्योंकि सीधा बन रहा है, दूसरा है कि इनलार्ज बनता है, तो इस कारण से इसे यूज़ करते हैं। और जनरली मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह में, जैसे सर्च सर्च लेंसेज वगैरह जो होती हैं उसमें हम इसी को यूज़ करते हैं, इस वाले लेंसेज को। अब दूसरा हम कॉनकेव में देखते हैं, तो कॉनकेव में यही दो केसेस हैं सिर्फ, और यही दो केसेस पूछी जाती हैं, जिसमें जनरली ये वाले केसेस का आपको एग्जांपल पूछ लिया करता है कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रही है। आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने देख रखा है। साइन कन्वेंशन में मैंने पहले बताया था आपको कि जहाँ जहाँ यू था उसको आप माइनस यू से रिप्लेस कर देना, आपके फॉर्मूलेज आ जाएंगे। तो पहला इसे हम कहेंगे लेंस फॉर्मूला, जैसे वहाँ मिरर फॉर्मूला था, ये लेंस फॉर्मूला आपका हो गया। मैग्निफिकेशंस, अगर फिर से मैंने वहाँ बताया था v को आपने माइनस यू को माइनस यू से रिप्रेजेंट किया तो v बाई यू आ गया। वहाँ पे आपका माइनस v बाई यू था, यहाँ पे आपका v बाई यू आ गया। इससे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, होपफुली इन क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। ये ज़्यादातर चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चन से बीच में ही आपके कोई क्वेश्चन आएंगे। लास्ट टॉपिक इसका है पावर ऑफ लेंस। देखो पावर क्या होता है, पावर 1/f से आपका हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा। पावर होगा कि जैसे अलग अलग चश्मे लोग पहनते हैं, उस चश्मे के अलग अलग पावर्स होते हैं, तो वो निकाला ऐसे जाता है कि उस लेंस का कितना फोकस है उसका रेसिप्रोकल। बट ये आपका इसका यूनिट होता है आपका डायोप्टर, है ना, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये होता कैसे, पावर इक्वल टू हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ आपका दे रखा है लेट्स से 25 सेंटीमीटर, तो इसे आप लिखोगे 100 ओवर का 25, है ना, ऐसे आप सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको ये आ जाएगा आपका 4 डायोप्टर, ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपका ये दे रखा है कि लेट से मीटर में दे रखा है, जैसे 4 मीटर, है ना, 4 मीटर दे रखा है, तो ये आप लिखोगे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओवर का 4 हो जाएगा। यानी जो भी टर्म्स होंगे उनको आप क्या है मीटर, मतलब फाइनली मीटर की तरीके से यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो 1/4 यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 0.25 डायोप्टर। तो इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। जैसे ही आंसर आपका थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा वैल्यूज आने लगे, समझ लो आप कुछ गलत कर रहे हो। यहाँ पे इस तरीके से यहीं पे गलतियाँ होती हैं, और इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको चैप्टर में पूछा जाएगा। तो ये थ्रू आउट चीज़ें थी पूरे चैप्टर की। जनरली आपको हमेशा ही कॉन्वेक्स, जब आपका कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो आपको कॉन्वेक्स लेंस में पावर हमेशा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और कॉनकेव में आपको क्या मिलेगा, ये हमेशा निगेटिव जनरली देखने को मिलेगा, है ना। तो कॉनकेव लेंस में ये जनरली नेगेटिव आता है। तो इतनी चीज़ें हैं आपके चैप्टर में, आप चीज़ों को कीजिए और जहाँ दिक्कतें आती हैं वो आप मुझसे पूछिएगा।